Hello friend and assalamu alaikum. Welcome to my channel. इस वक्त दुनिया के तज्ज़ियाकारों, सरमायाकारों और रहनुमाओं की नज़रें रूस यूक्रेन जंग के अलावा एक और जगह भी टिकी हैं और वो जगह है वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के कुल 13 मुल्क हैं और इन 13 मुल्कों के पास कुल दुनिया के 81% ज़खायर मौजूद हैं, जबकि ये ममालिक आलमी ज़रूरत का 41% तेल पैदा कर रहे हैं। यही वजह है कि ओपेक जो है दुनिया की ताकतवर तरीन तंजीमों में से एक है और ये जब चाहे आलमी मईशत को इधर से उधर कर सकती है। शायद यही वजह है कि मगरबी मीडिया इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्टेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। 2016 में ओपेक प्लस बनने के बाद सऊदी अरब के साथ साथ रूस भी आलमी ऑयल की मार्केट पर असरअंदाज होता है। रूस पर आलमी पाबंदियों के बाइस रूस की तिजारत शदीद मुतासिर हुई है और सबसे ज़्यादा रूसी तेल की बरामदात पर पड़ा है। रूस तकरीबन रोज़ाना 50 लाख बैरल ख़ाम तेल बरामद करता है, जिसमें से 60% यूरोप, 20% चीन और 5% अमेरिका ख़रीदता है। रूस पर आलमी पाबंदियों के बाद दुनिया की नज़रें ओपेक पर थी कि वो किस तरह का रद्द-ए-अमल देता है, लेकिन 2 मार्च को ओपेक का ऊँट किसी ख़ास करवट नहीं बैठा, बल्कि जहाँ बैठा था वहाँ से हिला भी नहीं। मतलब ये है कि ऑयल मार्केट के 2 बड़े पैदावार यानी सऊदीया और रूस ने पैदावार बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद आलमी मार्केट में कीमतें तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई, जिसका सादा सा मतलब यह है कि ओपेक के कंट्रीज़ की चांदी हो जाएगी। शायद रूस इससे इतना फ़ायदा ना उठा पाए। यूरोप में जंग की वजह से दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी। इसे आप नई सर जंग भी कह सकते हैं। तेल के कुओं से मालामाल खलीजी ममालिक इस जंग में गैर जानिबदार नज़र आ रहे हैं। सवाल ये है कि वो मुस्तकिल तौर पर गैर जानिबदार रह सकेंगे या नहीं, क्योंकि ओपेक की तारीख जियोपॉलिटिकल तनाज़ात से भरी पड़ी है। इसको समझने के लिए हमें माजी में झांकना होगा। 1930 के लगभग मशरिक़ी वस्ता के अंदर तेल दरियाफ्त हुआ। तब से लेकर 1970 तक तेल की आलमी मार्केट पर 7 अमरीकी और यूरोपियन कंपनीज़ की इजारादारी रही, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता था। 1970 तक तकरीबन 85% ऑयल की मार्केट पर इन्हीं 7 सिस्टर्स की इजारादारी थी। दूसरी जंग अज़ीम के बाद नौ आबादियाती निज़ाम में काफ़ी दरारें पड़ना शुरू हुई, तो उसके बाद काफ़ी नए ममालिक दुनिया के अंदर वजूद में आए। अरब ने भी अपने बड़पुरज़े निकाल लिए और तेल के ज़खायर को कौमियाने के साथ माशी खुद मुख्तारी के ख्वाब देखने लगे। सऊदी अरब, इराक़, ईरान, कुवैत और वेनेजुएला ने 1960 में बगदाद में एक इजलास के अंदर, भाइयों ज़मीन हमारी, उससे निकलने वाला तेल भी हमारा, लेकिन पैसे में तो अमरीकी और यूरोपी खेल रहे हैं, क्यों ना हम खुद आलमी मार्केट में अपना तेल खुद बेचें। यही लम्हा ओपेक की बुनियाद रखने का मौरिक बना और इसी से अरबों की सियासी और माशी खुद मुख्तारी शुरू हुई। या तो पढ़ा होगा या सुना होगा, सऊदी अरब के शाह फैसल ने पहली बार अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। दरअसल वाक़या कुछ यूँ था कि 1973 की अरब इसराइल जंग में सऊदीया ने उन कंट्रीज़ को, जिसमें अमेरिका शामिल था, जो इसराइल को असला फराहम कर रहे थे, तेल की सप्लाई रोक दी। इसके साथ साथ आलमी मार्केट में तेल की पैदावार भी कम कर दी। इससे अमेरिका का और यूरोपियन कंट्रीज़ का हुक्का पानी बंद होते हुए नज़र आ रहा था। तेल की कीमतें 4 गुना बढ़ गईं और 1930 के बाद जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके बाद पहली मर्तबा महंगाई डबल हिस्सों में दाखिल हो गई। ओपेक ने अपनी ताकत को साबित कर दिया और दुनिया भी ये समझ गई कि ये तंजीम किसी भी वक्त ऑयल की कीमतों को कभी भी ऊपर नीचे कर सकने की सलाहियत रखती है। 80 की दहाई के अंदर ये ताकत
میں اور اضافہ ہوا کہ جب اوپیک نے اس رکن ممالک کو پیداواری کوٹے کا حکم دیا، جس کے تحت ہر رکن ملک عالمی مارکیٹ میں مخصوص کوٹے کے مطابق تیل کی سپلائی کرنے کا پابند تھا۔ اوپیک کے نزدیک اس اقدام کا مقصد طلب اور رسد اور قیمتوں کا توازن برقرار رکھنا تھا، لیکن دنیا نے اس سے کچھ اور ہی مقصد نکالا۔ وہ یہ کہ اوپیک کے رکن ممالک دونوں ہاتھوں سے ڈالر اکٹھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہیں سے اوپیک کے لیے کارٹل کی اصطلاح شروع ہوئی۔ یہاں میں آپ کو کارٹل بھی سمجھا دیتا ہوں کہ دو یا دو سے زیادہ کمپنیز یا ملک جو آپس میں حریف ہوں لیکن دونوں کے مشترکہ مفادات کے لیے گٹھ جوڑ کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے، اسے کارٹل کہتے ہیں۔ وہ مارکیٹ میں کسی بھی چیز کی طلب یا رسد کو بڑھا کر یا کم کر قیمتوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ پاکستانی تو ان وارداتوں سے بخوبی واقف ہوں گے۔ یوں تو اوپیک کافی طاقتور ہے لیکن اتنی بھی نہیں۔ کرونا وبا کے دوران آپ نے دیکھا تھا کہ آئل مارکیٹ بالکل ہی کریش کر گئی اور قیمتیں جو ہے وہ منفی تک چلی گئیں۔ 1973 کے عالمی تیل بحران سے بھی دنیا نے کافی کچھ سیکھا اور متبادل ذرائع میں بھی سرمایہ کاری شروع کی۔ سن 2000 کے اندر جب قیمتیں بڑھی تو دنیا ری انیویبل انرجی کی طرف بھی متوجہ ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ تیل اور گیس پر عالمی معیشت کا انحصار اگلے چند سالوں میں کافی کم ہو جائے، کیونکہ روز بروز یہ تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے عالمی معیشت تبدیل ہو رہی ہے تو تیل پیدا کرنے والے کنٹریز بھی اپنی پالیسیز بھی ویسی ہی تبدیل کر لیں اور اگلے دور میں زیادہ اثر انداز ہو جائے اور آئل مارکیٹ کی قسمت انہی ملکوں کے ہاتھوں میں رہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔